उत्तर प्रदेश में एक ऐसा तूफान आया कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 7 से 8 जिले सीधे सीधे प्रभावित हुए, जहां जान माल का बड़ा भारी नुकसान हुआ। और पूरे उत्तर भारत में हालांकि हम तूफान का असर बीते कुछ दिनों में देख रहे थे, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में हुआ, यूपी के लोगों को हुआ। तो आखिर इतना बड़ा तूफान जिससे लोगों की इतनी सारी जानें चली गई, कैसे हुआ? क्या पहले ऐसा नहीं हुआ था? अभी हुआ तो क्यों हुआ? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो आपको पता होने चाहिए, जिससे आगे आने वाले दिनों में आपको ये चीजें ध्यान में रहें? तो सबसे पहली बात कि यूपी में यह जो विनाशकारी तूफान आया है, उसके आंकड़े क्या हैं? 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। और इसमें से एक जो मुख्य बात यह है कि हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब आप सोचिए, जब हम चक्रवात की बात करते हैं, जैसे कई ऐसे चक्रवात है, हुदहुद एक चक्रवात आपने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे चक्रवात हैं जो समुद्र के किनारे वाले तटीय राज्यों में आते हैं समुद्र की वजह से, और वहां पे बहुत जान माल का नुकसान करते हैं। तो उसमें एक खास गति जो होती है, जो नुकसान पहुंचाती है, और उसकी वजह से चेतावनियां दी जाती हैं, लोग कई दिनों से तैयारी करते हैं, और उसके बाद फिर जाके उसमें भी बहुत सारा नुकसान होता है। उस लेवल का चक्रवात था, क्योंकि इसकी गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और ये चक्रवात में जो होते हैं शुरुआती चक्रवात, उनके बराबर की गति थी। तो इसी वजह से यहां तो कोई संभलने का मौका ही नहीं मिला, यहां कोई पूर्व चेतावनी ही नहीं मिल पाई। और बात आती है कितने जिले, तो 8 से ज्यादा जिले प्रभावित हुए हैं। अब बात की जाए कि ये पूरा तूफान या थंडरस्टॉर्म या आंधी, इसका मतलब क्या है, ये होता क्या है? तो मैंने जैसे कहा, तूफान है, आंधी है। इसमें 4 चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं देखो तूफान आ गया। पहली बात क्या कि हमने क्या कहा, हवा की रफ्तार। अब हवा की रफ्तार जो है, देखिए इसमें नॉर्मली क्या होती है, जो तूफान आते हैं उत्तर भारत में, जो प्री मानसून समय में आते हैं, ये प्री मानसून में ही सब कुछ हुआ है, और ये प्री मानसून में हर साल होता है। लेकिन मानसून के पहले ये जो गर्मी का सीजन है, तो आमतौर पर 40 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है। लेकिन इस बार क्या हुआ, जैसे मैंने कहा 130 हो गई। दूसरी बात, तो आंधी में एक तो तेज हवा चलेगी, दूसरा बिजली खूब कड़केगी, बिजली की आवाज बहुत सुनाई देगी, आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है बारिश भी होगी, ओले भी होंगे। आपने सुना होगा इस बार यूपी में इस जगह पे ओले गिरे, यहां पे तेज बारिश हुई, अचानक से बारिश हुई, 1-2 दिनों तक, 3 दिनों तक, बहुत लंबे समय तक नहीं होती, लेकिन आपने सुना होगा। और इसके साथ ही एक है तापीय संवहन। अब ये तापीय संवहन क्या है? तापीय संवहन का मतलब ये है कि तापमान तेजी से वायुमंडल में बदला। कैसे बदला? जैसे कि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी, 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान आपको पता है पहुंच गया था। प्रयागराज में ही आपने सुना होगा। आप स्पेशली अगर देखें तो ये जो तूफान आया है, उससे सबसे ज्यादा लोगों का नुकसान कहां हुआ है? सबसे ज्यादा जान कहां गई है? प्रयागराज में गई है, मिर्जापुर में गई है, भदोही में गई है। और यही वो क्षेत्र है जहां पे तापमान भी बहुत ज्यादा था। अब देखिए, जमीन के ऊपर, सतह से ऊपर का तापमान, सतह के पास का क्षेत्र था, उसका तापमान ज्यादा था, और उससे कुछ किलोमीटर जब और ऊपर जाएंगे तो वहां पे तापमान कम था। क्यों कम था? क्योंकि एक टर्म अभी आपको मैं बता रहा हूं, उसको समझाऊंगा अभी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। एक ठंडी हवा जो आ रही थी भूमध्य सागर से, और ये भारत के उत्तर भारत में आ चुकी थी। तो नीचे गर्म हवा, ऊपर ठंडी हवा, और उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल से आ रही थी नमी। अब इनका मतलब क्या है, इसको डिटेल में अभी आपको बताता हूं। पहले ये समझ लीजिए, तापीय संवहन क्या हुआ कि बहुत ज्यादा तापमान और ठंडा तापमान, ये एक ही समय पे एक दूसरे से आके अगर टकराए, तो वो भी एक असर बना इस थंडरस्टॉर्म का। तो ये कैसे, ये आपके सामने वर्क कर रहा है, आंधी कैसे बन रही है, और उसमें क्या दिखाई दे रहा है, वो कारण आपको समझ में आते हैं। तो ये कब होता है? प्री मानसून, अप्रैल से जून के दौरान। फिर सामान्य गति 40 से 60, लेकिन 90 से ऊपर जाता ही ये खतरनाक हो जाता है, और ये समय नहीं देता है। जैसे इसकी गति का अंदाजा मौसम विज्ञान विभाग भी नहीं ले पाया। और हुआ क्या इस बार कि 130 चले गए स्पीड, और लोगों को पता नहीं चला, लोग तैयार नहीं थे। आपने एक फोटो वीडियो देखी होगी कि एक आदमी कई मीटर, लगभग कई फुट, कुछ लोग कह रहे हैं 50 फीट, कुछ लोग कह रहे हैं 50 मीटर, उतनी ऊंचाई तक चला गया उड़ते हुए। पर वो ऊंचाई बहुत डरावनी थी, हालांकि वो जीवित है जो मैंने सुना है। हिंदी नाम तो क्या है, इसको तूफान कह देते हैं, लेकिन वैज्ञानिक नाम क्या है? कन्वेक्टिव स्टॉर्म। तो कन्वेक्टिव स्टॉर्म का मतलब आमतौर पर संवहनी तूफान से है, इसका नाम है। अब बात आती है कि इतना शक्तिशाली हुआ क्यों? तो
इतना शक्तिशाली हुआ क्यों का जो हमने मतलब बताया, पहली बात है कि गर्मी जो थी असामान्य थी। हम सबको पता है कि 45 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब मैं इसमें बहुत सारी चीजें बताऊंगा, रुकिएगा ध्यान से, ठीक है। तो 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो गर्मी जा रही थी, ठीक है, और हीट वेव, लू चल रही थी, गर्म यानी कि गर्म हवा चल रही थी। अब दूसरी तरफ क्या था कि बंगाल से, बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से, वहां पे गर्मी वहां भी थी, तो वहां पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, यानी कि जो महासागर का जल है वो वाष्प में बदल के ऊपर उठ रहा था, और यानी कि वहां की हवाओं में ऊपर क्या आ रही थी, नमी आ रही थी। और वो नमी हम उसको क्या कहेंगे, वो कहां से आ रही थी, कौन सी हवा है, तो दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से कहां आई, उत्तर भारत में आई, प्रवेश की। उसमें क्या थी, नमी। अब देखिए क्या हुआ, तो अब वो गर्म हवा के साथ मिल गई नमी, तो क्योंकि यहां हीट वेव चल रही है, तो गर्म हवा प्लस उसमें है नमी। अब गर्म हवा की अगर हम बात करें, अगर आपने चाय को देखा होगा या गर्म पानी को भी देखा होगा, चाय गर्म होती है और उससे जो हम देखें भाप निकलती कहां जाती है, ऊपर की तरफ। तो जब गर्म हवा में नमी मिल गई तो वो कहां जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो और ऊपर की तरफ था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मैंने आपको क्या बताया था, भूमध्य सागर से होते हुए, कैस्पियन सागर से होते हुए भारत पहुंचा था। अब भारत में यह हवा किस तरह की थी, यहां इसमें हवा जो थी वह थी ठंडी और सूखी। तो आप सोचिए कि नीचे बह रही है हवा गर्म और उसमें नमी है, ऊपर ठंडी और सूखी। अब ये गर्म और नमी वाली हवा जो है ऊपर की तरफ उठ रही है, तो किससे जाके मिली, ठंडी से, और वो सूखी है। और जैसे ही ये दोनों आपस में मिले तो इसका मतलब इसको कहा गया कि यह वायुमंडलीय अस्थिरता पैदा कर रहा है, इतना तापमान गर्म और ठंडा और एक तरफ नमी और एक तरफ सूखा। तो इसको एक टर्म क्या दिया गया, वायुमंडलीय अस्थिरता, ठीक है। तो ये सब जो कुछ हुआ, ये जो तीन फैक्टर्स से, उससे वायुमंडलीय अस्थिरता हुई, और वायुमंडलीय अस्थिरता हुई तो क्या हुआ, वही तेज हवा, बारिश, बिजली, ओले और तापमान का डिस्टरबेंस, ये सब कुछ हुआ। अब यहां पे एक बात पता चल जाए कि ये सब हुआ है, इतने सारे ये तो तीनों कारण इकट्ठे हुए, इन तीनों कारणों को इकट्ठा होने को भी एक टर्म दिया गया, कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स, यानी कि कारणों का संयोग। तो ये पता रहे, ये तीनों क्या है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर है, कारणों का संयोग है, जो इतनी बड़ी तूफान लेके आ गए। अब पश्चिमी विक्षोभ जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो ये दरअसल अपने आप में एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म सिस्टम है, ठीक है। अब यहां पे एक बात तो समझ गए कि ये भी एक तूफान का सिस्टम है। अब इसमें क्या है, हवाएं चलती हैं, और ये हवाएं कहां से चल रही हैं, देखिए ये हवाएं पहुंच रही हैं भारत, लेकिन भारत पहुंची कैसे, ये शुरुआत होती है इसकी भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर जो कि यूरोप से लगा हुआ है। अब भूमध्य सागर से ये आगे बढ़ी, कहां पहुंची, कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर से आगे पहुंची कहां चली, ईरान में, ईरान से आगे चली कहां पहुंची, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से आगे चली कहां पहुंची, पाकिस्तान में, और उसके बाद कहां पहुंची, भारत में। तो ये हवा कैसी थी, ये हवा थी ठंडी, और ये जो थी सूखी थी। हालांकि आगे बढ़ते वक्त इसमें चूंकि हवा आगे बढ़ रही है, तो इसमें कुछ तो नमी साथ में महासागरों के ऊपर से गुजर रही है, यानी कि वाटर बॉडीज के ऊपर से कुछ नमी लेके आई, लेकिन जितनी नमी नीचे थी और जितनी गर्मी नीचे थी उसकी तुलना में इसमें नमी कम थी, तो हमने कहा ये सूखी ही है और ये ठंडी तो है ही। और इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा कहीं पूछ ले तो इसकी दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये कहां जा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। दिशा पता हो गया कैसी है, किस प्रकार की है, कहां से कहां चल रही है, ये अगर क्लियर हो गया है तो अब इसकी बात की जाए ये किस मौसम में भारत में आती है। देखिए आमतौर पर ये ठंड के मौसम में भारत में आती है जब, तो यह सर्दियों में बर्फबारी और बारिश करती उत्तर भारत में, लेकिन मानसून के पहले जब यह आती है तो देखिए तूफान की स्थिति भी ला सकती है। तो प्री मानसून में भी यह आती है, तो ठंड में भी आ रही है और प्री मानसून में भी आ रही है।
लेकिन सॉरी, प्री मानसून में तो आ रही है, यानी कि बारिश के पहले, इसी को प्री मानसून चलिए मैं कह देता हूं, बारिश के पहले। लेकिन जब मानसून आ जाता है, मानसून का सीजन मतलब आ जाता है, तो उस टाइम पे ये इफेक्टिव नहीं रह जाती, इसका असर यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नहीं रहता। लेकिन प्री मानसून में ऐसा रहता है कि इसकी वजह से क्या होगा, बारिश होगी, बर्फबारी होगी, और ये तब होगा जब ये सारे कारण मिलेंगे जो हमने कहा है। वैसे ठंड में तो ये बारिश बर्फबारी वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बड़े दो सहयोग थे, एक तो हीट वेव था, लू था, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल से जो नमी आई। तो ये हमारे देश के संदर्भ में वो रीजन था जो यहीं के थे। जो एक फैक्टर आया वो दूसरा कहाँ से, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला, ठंडी हवा वाला, तो एक के ऊपर एक। तो आमतौर पर 1-2 किलोमीटर में ये गर्म हवा और ये नमी इकट्ठा हुई, उसके ऊपर गए, तो हम थोड़ा ऊपर जाने पे वो ठंडी हवा आ गई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली, और ऊपर उसके भी जाएंगे तो 9 से 14 किलोमीटर में एक वो जेट स्ट्रीम है, वो अलग है, वो भी ठंडी हवा है, एक नदी की तरह ठंडी हवा बह रही है। तो वो जो है वो भी असर करती है उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को पश्चिम से पूर्व में आने के, उसका भी डायरेक्शन है इसी तरफ है, पश्चिम से पूर्व, तो वो भी अपने साथ बहा के इसे लाती है। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 9 से 14 किलोमीटर तक चलती है ना, तो इसकी वजह से यह जो तूफान है यह और ज्यादा फैलता है, क्योंकि यह जब ठंडी हवा, जब गर्म हवा है नीचे की और नमी है वो ऊपर ठंडी हवा से और सूखी हवा से टकरा रही है, आपस में टकराए, जो तूफान की स्थिति बनी। और उसके ऊपर जब यह और हवा जाती है, गर्म हवा, तो जब जेट स्ट्रीम वाली स्थिति आती है तो वहां पे वो जो बादल बनते हैं, जो बारिश तूफान वाले, उनको और ज्यादा हवा एक तरह से हम देखें तो प्रसार देने का काम करती है। तो सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन कुछ असर इसका भी होता है। लेकिन हम इसी पे आ जाते हैं। तो हीट वेव का मतलब क्या है, वो 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब तापमान कई दिनों तक कहीं पे रहता है तो हम कहते हैं वहां पे हीट वेव की स्थिति आ गई है। तो कुछ जगह के हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा भी अंतर आ जाता है। और उसके बाद मॉइस्चर का मतलब दक्षिण पूर्वी जो हवाएं हमने कहा था वो उत्तर पश्चिम यूपी तक अपनी जो नमी लेके आई उसके लिए था। अब क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ता है, क्या क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर जो से यह असर पड़ता है, तो बिल्कुल इनका आपस में कनेक्शन है। क्लाइमेट चेंज होगा तो वेदर चेंज होगा, वेदर में चेंज होगा तो क्लाइमेट पे भी असर पड़ेगा। अब देखिए क्या है, अधिक नमी धारण करने की क्षमता को हम समझते हैं। जब क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन होता है तो तापमान में, वैश्विक तापमान में वृद्धि भी होती है, हम ये कहते हैं ना। तो अब इसको ऐसे समझिए कि हवा एक बाल्टी है, ठीक है। अगर हवा ठंडी है तो वह बाल्टी छोटी है, अगर हवा बड़ी है तो वह बाल्टी, अगर हवा गर्म है तो बाल्टी बड़ी है। कैसे, एक थ्योरी, एक लॉ है, क्लॉसियस क्लैपेयोरान लॉ। ये क्या कहता है, हर 1 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल 7% अधिक नमी रख सकता है। यानी कि हवा अगर गर्म होगी तो नमी ज्यादा होगी, अगर वायुमंडल गर्म होगा, गर्मी बढ़ेगी, तो इसका मतलब है नमी बढ़ेगी। और यही हुआ। अब इसी लॉ को हम देखें तो क्या हुआ, 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया, जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा था तो नमी जो आ रही थी दक्षिण पूर्व से, जो बंगाल की खाड़ी से, वो नमी भी और ज्यादा उसमें बढ़ गई। और जब वो नमी और ज्यादा बढ़ गई तो वो कंडीशन तूफान वाली जो नुकसान वाली थी वो और ज्यादा बढ़ गई। अब ग्लोबल वार्मिंग से जमीन तेजी से देखिए गर्म हो रही है, तो जमीन भी गर्म हो रही है, तापमान भी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ नमी भी फिर वो ज्यादा ही कर ले रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर भी, समुद्र का तापमान भी बढ़ रहा है। जो समुद्र है उसका जो सरफेस है उसका तापमान भी वैश्विक तापमान की वृद्धि की वजह से बढ़ रहा है। तो तापमान का परिवर्तन ये सब किससे हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, और उससे वेदर जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो आईपीसीसी क्या कहता है ये समझ लेते हैं। आईपीसीसी का मतलब क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कहता है कि जलवायु में परिवर्तन होगा तो तापमान में भी वृद्धि होगी और इससे नुकसान होगा, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण कौन है, हम स्वयं हैं, हम लोग हैं। चलिए अब आईएमडी की भूमिका क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब भारतीय मौसम विज्ञान के बारे में भी हम समझना पड़ेगा कि वो डिपार्टमेंट सही बता पा रहा था, नहीं बता पा रहा था। तो देखिए आईएमडी ने चीजें सही बताई थी,
उसने ये बताया था कि तूफान आएगा। पहले उसने चेतावनी दी थी कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बाद में इन्होंने कहा नहीं नहीं 70 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड जा सकती है, पर यह भी मैनेजेबल था। फिर उसके बाद उन्होंने अंदाजा लगाया, जो तुरंत मतलब कि जब वो समय आ चुका था कि अब तूफान आने वाला है, उस दौरान अंदाजा लगाया कि 80 से 90 हो सकता है, लेकिन वो और ज्यादा हो गया 130 किलोमीटर पर आवर का। उसके पीछे के कारण अगर हम वही अंदाजा लगाएं, इसी लॉजिक को समझें, इसी लॉ को समझें, तो क्या था? तापमान ज्यादा बढ़ा, नमी ज्यादा धारण हुई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर ज्यादा था, और इसकी वजह से क्या हुआ, हमने कहा था कि जो एक वायुमंडलीय अस्थिरता है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो यह नुकसानदायक हो गया, और हम अनुमान तो लगा पाए लेकिन हम उतने सटीक नहीं हो पाए। अब यहाँ पे इस थंडर स्टॉर्म प्रेडिक्शन की चुनौतियों को अगर हम समझें, तो यहां पे एक होता है साइक्लोन, जिसको हम कहते हैं चक्रवात, और एक है ये थंडर स्टॉर्म, तूफान। तो चक्रवात आपको पता है कि वो कहां प्रभावित करेगा, वो जो राज्य हैं जो मुख्य रूप से तटों से लगे राज्य हैं वहां पे असर। थंडर स्टॉर्म हम देखें तो यहाँ उत्तर भारत में, यूपी में जैसे हमें देखने को मिला, तो आकार जो है साइक्लोन का वो बहुत बड़ा होता है, 100 से 1000 किलोमीटर स्क्वायर तक का, और थंडरस्टॉर्म का, तूफान का उतना बड़ा नहीं होता, 10 से 100। फिर उसके बाद बनने का समय जो होता है साइक्लोन का, बहुत दिन पहले लोग अंदाजा लगा लेते हैं, ये साइक्लोन है, चक्रवात है, अब ये चक्रवात यहां से यहां तक इतने तारीख को पहुंचेगा, आपने खबरों में सुना होगा। लेकिन ये जो तूफान है ये उतना समय दे ही नहीं रहा है, ये घंटों में ही सारा खेल कर दे रहा है। फिर प्रिडिक्शन की बात करें तो 5-7 दिन पहले प्रिडिक्शन हो जाता है, लेकिन यहां पे मुश्किल है, बदलाव बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, और एग्जैक्ट कैलकुलेशन बड़ा मुश्किल होता है। फिर लोगों को बचाना क्या संभव है? तो देखिए, चूंकि चक्रवात की दिशा भी अंदाज होती है, चक्रवात यहाँ है, इतने तारीख को यहाँ पहुंचेगा, इसकी गति हवा की है, इतने तारीख को यहाँ पहुंचेगा, आपने सुना होगा। तो लोगों को पहले से बचाया जा सकता है, जान माल को कैसे संभाला जा सकता है, वो सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन थंडरस्टॉर्म में संभव नहीं है, चीजें बिखरी हुई होती हैं और कुछ ही घंटों में सब कुछ होता है, तो मुश्किल होता है। तो सैटेलाइट से मॉनिटर किया जा सकता है साइक्लोन को, एक लंबा समय मिलता है, लेकिन इसके लिए चूंकि ये छोटा भी होता है, समय भी नहीं मिलता, मॉनिटर नहीं किया जा सकता स्टॉर्म को। तो अब गांवों में, मुख्य रूप से ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर और शहरों में भी नुकसान देखने को मिला है। कैसे मिला है? 4 स्तर से समझेंगे। पहले स्तर पे जो मकान है, कच्चे मकान ढह गए। अब देखिए, मकान कच्चा है तो ढहेगा ही, या फिर वो भी तो ढह सकता है, कोई ऐसा निर्माण, मान लीजिए कोई निर्माण कमजोर है, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन साइट ही था या कमजोर था, काम चलाऊ कुछ बना हुआ था, तो वो भी तो नुकसान होगा। फिर उसके बाद बिजली नेटवर्क, अब जो खंभे हैं वो भी तो काम नहीं करेंगे, पोल वो भी काम नहीं करेंगे, यहां तक कि इसके अलावा जो तार हैं वो नुकसान होगा। फिर हम देखें, सड़कें अवरुद्ध हो जाएंगी। कैसे? मान लीजिए तूफान आया, पेड़ गिर गया, तो सड़कें अवरुद्ध हो गई, आवाजाही लोगों की मुश्किल हो गई, रास्ते कट गए। फिर उसके बाद बिजली आपूर्ति, हमने कहा जब बिजली नेटवर्क प्रभावित होगा तो बिजली आपूर्ति, अब बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी तो क्या होगा? काम भी तो कई लोगों का, आज बिजली के बिना क्या आप काम चला सकते हैं? बिजली के बिना तो हमारी आपकी मुलाकात ना हो। तो ये नुकसान सिर्फ बिजली आपूर्ति से, फिर कितने चीजें नुकसान होंगी वो भी देखना होगा। तो ग्रामीण बुनियादी ढांचे को, चूंकि वहां कच्चे मकान ज्यादा हैं, ज्यादा असर होगा, बाकी जहां भी जो भी इंफ्रा कमजोर है उस पर असर तो होगा ही। अब किसानों पे देखिए बहुत ज्यादा इसका नुकसान हुआ है। एक बात यह है कि ये रबी का समय था, गेहूं, चना, सरसों, जौ, ठीक है, तो इनको बड़ा नुकसान हुआ। रबी का समय मतलब कि ये वो समय था जब इनकी कटाई का समय था, तो इन्हें नुकसान हुआ। तो कटाई के वक्त रबी की फसल बर्बाद हुई, ठंड में बोई जाती है और इस दौरान कटाई इनकी मार्च अप्रैल मई ये समय रहता है। और जो स्टैंडिंग क्रॉप्स थी, वो जिनकी कटाई नहीं हुई थी, वो भी नुकसान हुआ। आम और सब्जी की जो बागवानी है उनको नुकसान हुआ। जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिंचाई की जो व्यवस्था है, वो भी इस तूफान से इनको भी नुकसान हुआ। और स्टोरेज फैसिलिटी, जो कि अचानक से भारी बारिश, ओले आए और ये तैयारी नहीं थी स्टोरेज में, तो जो स्टोर किया हुआ था हमने, रबी की फसल हो या पहले से जो फसल मौजूद थी, वहां पानी पहुंच गया, वो नुकसान कर गया। और वो अगर बात थी ना कि वहां पानी भरने से अब वो काम कर रहा नहीं। फिर उसके बाद इन सारी बातों का आपके यूपीएससी के लिए, ना सिर्फ मेंस के लिए, मैं तो कहूंगा प्री के लिए भी ये कैसे फायदेमंद है। पहली बात, इस बात को समझिए, सारी बातों का निष्कर्ष में मौसम विज्ञान की बात करें
तो पता तो चल गया था, पता चला, लेकिन सटीकता अभी और जरूरी है। और अगर हम मौसम को और बेहतर तरीके से अध्ययन करें, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इसका असर था, तो वो तो चल रही थी, उसकी इंटेंसिटी को समझना था। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि हमने क्या देखा, कच्चे मकान या इस प्रकार की जो भी कच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर थे या काम चलाऊ थे, उनको नुकसान हुआ। कृषि में जैसे हम देखें रबी की फसल, अब यानी कि फसल गई मतलब किसान की आमदनी गई, किसान की आय पे नुकसान हुआ, यानी कि अगली उसकी जो अगली कृषि का जो समय है उसके लिए भी उसे नुकसान होगा, उसके लिए भी वह परेशान होगा। फिर उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, देखिए एक होता है हजार्ड, खतरा, एक होता है डिजास्टर, आपदा। भूकंप इस दुनिया में कहीं भी आ रहा है तो एक खतरा भूकंप तो है ही, लेकिन जब वह जान माल का नुकसान कर दे, वह लोगों की जान ले जाए, वो लोगों की उन चीजों का नुकसान कर दे जिसकी आवश्यकता है, तो यह है आपदा। तो डिजास्टर की समस्या नहीं है, हजार्ड की समस्या नहीं है, भूकंप आएंगे ही, तेज बारिश होगी, लेकिन वो लोगों का जब नुकसान करेंगे तो डिजास्टर होगा और इसका मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो इस पर भी और सरकार को ध्यान देना होगा। और क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये एक मुद्दा अभी भी बना हुआ है, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज ही है जिसने इस आंधी को, इस तूफान को एक बड़ा रूप दिया जिससे इतने लोगों की जान गई है। तो उस पर सिर्फ इस विषय के लिए नहीं, इस दुनिया के कई मुद्दों को लेकर के इस पर अभी ध्यान और देना होगा। और एक बात भी कही गई है, डिजास्टर्स आर नॉट नेचुरल, ओनली द हजार्ड्स आर। ठीक है, मतलब जो मैंने अंतर बताया था कि हजार्ड से इंसानों को खतरा नहीं है, असली खतरा तो डिजास्टर से है, क्योंकि उसमें जान माल का खतरा है। चलिए, तो अब ये सारी बातें हो गई, तो एक सवाल है, मई 2026 में उत्तर प्रदेश में आए विनाशकारी तूफान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह तूफान केवल पश्चिमी विक्षोभ के कारण आया था। दूसरा, यह भारतीय मौसम विभाग ने कोई पूर्व चेतावनी जारी नहीं की थी। तीसरा, असामान्य गर्मी, बंगाल की खाड़ी से नमी और पश्चिमी विक्षोभ तीनों के एक साथ मिलने से वायुमंडलीय अस्थिरता बनी। और चौथा, चक्रवात और आंधी दोनों में निकासी की प्रक्रिया एक समान होती है। तो इस सवाल का जवाब मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर लगता है। आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है इस यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के बाद भी, इसलिए चैनल से जुड़े रहें, बहुत सारे अपडेट आते रहेंगे और हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।